Hi students, this is Jitendra Kumar Kumaut. Welcome to CCA online classes. स्टूडेंट्स आज बेटा हम क्या करने जा रहे हैं। आज 12th इंग्लिश लिटरेचर का एक टॉपिक अपन उठाने जा रहे हैं। देखो अपने 11th लिटरेचर में तो 3 बुक्स चलती थी, आप लोगों ने पढ़ा था। बट अपने 12th जो लिटरेचर जो होगी ना बेटा, उसमें अपने 2 बुक्स ही आपके लिए राहत की बात है कि 3 बुक्स नहीं पढ़ने को मिलेगी। आपको कितनी बुक पढ़ने को मिलेगी? ओनली 2 बुक्स ही आपको पढ़नी है। एक बुक जो है उसका नाम है प्रूडेंस। कौन सी बुक है बेटा? प्रूडेंस। और सेकंड जो बुक है वो है इनसाइड द हवेली। ये इनसाइड द हवेली वाली जो बुक है, इसमें एक नोवेल, पूरा नोवेल है। जैसे अपन ने अभी एक नोवेल पीछे पढ़ के आए हैं अपन, उसी की तरह द गाइड वाला जो अपना नोवेल था ना, वैसे ही अपना ये नोवेल रहेगा इनसाइड द हवेली। और आज जो अपन पोएम क्या, आज जो अपन बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो बुक कौन सी होगी मेरी? प्रूडेंस होगी। कौन सी होगी बेटा बुक? प्रूडेंस। प्रूडेंस जो बुक है, ठीक है, इस प्रूडेंस का मीन्स क्या होता है पहले तो ये देख लें। प्रूडेंस को हिंदी में अपन क्या बोल देते हैं बेटा? विवेक या बुद्धिमत्ता। क्या बोल देते हैं बेटा? विवेक या बुद्धिमत्ता अपन इसको बोल देते हैं। इस बुक में अपने, ठीक है, जो सबसे पहला अपन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बुक का, वो अपना रहेगा पोएम्स का। किसका रहेगा बेटा? पोएम्स का। आप ये मत समझना कि कंपल्सरी में पोएम चला दी, इसमें पोएम चला दी, ठीक है। अपन पोएम्स से स्टार्ट कर लेते हैं। और अपने 12th लिटरेचर में पोएम्स जो रहेंगी वो पोएम्स है अपने 10 पोएम अपनी टोटल है। और उसमें जो सबसे फर्स्ट जो पोएम मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उस पोएम का मेरा क्या नाम है बेटा? ए लेक्चर अपॉन द शेडो। ए लेक्चर अपॉन द शेडो, ये अपनी क्या रहेगी बेटा? फर्स्ट पोएम रहेगी। मैंने क्या कहा? आज जो अपन फर्स्ट पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये पोएम कौन सी है बेटा? ए लेक्चर अपॉन द शेडो। ये पोएम जो है ना बेटा, इसके अपने पोइट कौन होंगे? जॉन डन इसके क्या है बेटा? पोइट है। कौन है बेटा इसके पोइट? जॉन डन अपने क्या होंगे बेटा? पोइट रहेंगे। जॉन डन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। इस पोएम को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं पोइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि जॉन डन की पोएम्स कौन कौन सी अपनी होती है। और जॉन डन का जीवन परिचय अपन पढ़ लेते हैं, लाइफ हिस्ट्री अपन पढ़ लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि जॉन डन जो है, इनका जन्म जो था वो 22 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था बेटा? 22 जनवरी 1572 में इनका क्या हुआ था बेटा? जन्म हुआ था। मैंने क्या कहा कि जॉन डन जो है, इनका जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ था। 22 जैन 1572 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका जन्म का जो प्लेस था, स्थान जो था ना, वो कहाँ था बेटा? लंदन में इनका जन्म हुआ था। ये लंदन कहाँ है बेटा? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के लंदन में इनका क्या हुआ था बेटा? जन्म हुआ था। जॉन डन के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं अपन कि जॉन डन जो है बेटा, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है बेटा? फाउंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फाउंडर कहा जाता है। फाउंडर का मीन्स जनक कहा जाता है। किसका फाउंडर कहा जाता है बेटा? ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? फाउंडर कहा जाता है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जॉन डन जो है उसको मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का क्या कहा जाता है? साहब फाउंडर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक टर्म अपने को दिया है मेटाफिजिकल। तो ये बेटा टर्म जो मेटाफिजिकल जो टर्म है, मैंने क्या लिखा है? टर्म मेटाफिजिक्स। ये मेटाफिजिक्स जो टर्म होगा, ये मेटाफिजिक्स टर्म जो था वो सबसे पहले यूज किसने किया था, वो अपने को देखना है, ठीक है। मेटाफिजिक्स जो टर्म था वो सैमुअल जॉनसन ने क्या किया था बेटा? यूज किया था। किसने यूज किया था बेटा? सैमुअल जॉनसन नाम के एक पोइट ने क्या किया था? यूज किया था। और सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म जो था ना, वो किस में यूज किया था बेटा? इन, ठीक है, डन्स पोइट्री। किस में यूज किया था बेटा? डन की पोइट्री में यूज किया था बेटा।
मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपको क्या बताया कि जो टर्म मेटाफिजिक जो टर्म है वो जॉन डन की पोइम्स में सबसे पहले यूज किसने किया था? सैमुअल जॉनसन ने किया था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जॉन डन जो है उनका जन्म कब हुआ था बेटा? 22 जैन 1572 को लंदन इंग्लैंड में जन्म हुआ था। जॉन डन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। ठीक है, द टर्म मेटाफिजिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय सैमुअल जॉनसन इन डन्स पोइट्री। ये मैंने आपको किसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है बेटा? जॉन डन के बारे में मैंने बताया है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, और इस पोएम के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो देखना पोएम क्या कहती है। अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं, ए लेक्चर अपॉन द शेडो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात किसकी कर लेता हूँ? शेडो। ये जो टर्म अपने पास क्या है बेटा? शेडो जो टर्म है, आपसे इस पोएम में एक क्वेश्चन बनता है कि शेडो जो है वो किसके लिए रेफर हुआ है? शेडो वर्ड से आप क्या समझते हैं? तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ इस बात का। मैंने क्या कहा है कि इस पोएम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि शेडो जो वर्ड है, शेडो जो टर्म है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसका आंसर। आप चाहें तो इसको नोट कर लेना। इन दिस पोएम द टर्म शेडो रेफर्स, प्रयुक्त हुआ है, क्या हुआ है बेटा? प्रयुक्त हुआ है टू द ड्यूलिटी इन द लवर्स पर्सनैलिटी। लवर्स पर्सनैलिटी मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। लवर्स पर्सनैलिटी देयर फ्लोज देयर सीक्रेट्स देयर डिस्ट्रस्ट ऑफ ईच अदर। ये पोएम आपके सबसे पहली पोएम आपके सिलेबस में फर्स्ट पोएम यही है, लेक्चर अपॉन द शेडो। तो अपन पोएम को स्टार्ट करें उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि शेडो यहाँ पर क्या, शेडो ये जो वर्ड है वो किसके लिए रेफर हुआ है। आई मेरी बात समझ में? तो शेडो का मीन्स क्या है यहाँ पर? शेडो रेफर किसके चीज़ के लिए हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर 2 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा कि इन दिस पोइम, इस कविता में द टर्म शेडो, ये शेडो जो टर्म है वो रेफर हुआ है, किसके लिए रेफर हुआ है बेटा? द ड्यूलिटी। ड्यूलिटी का मीन्स क्या होता है बेटा? दोहरापन। ड्यूलिटी का मीन्स क्या होता है? दोहरापन इन द लवर्स पर्सनैलिटी। यहाँ पर इस पोइम में शेडो जो टर्म है वो किसके लिए यूज हुआ है बेटा? ठीक है, जो प्रेमी जो होते हैं, प्रेमियों के व्यक्तित्व में जो दोहरापन होता है, प्रेमियों के व्यक्तित्व में जो दोहरापन होता है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। देयर फ्लोज, फ्लोज का मतलब कमियाँ, उनकी जो कमियाँ हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। लवर्स की जो कमियाँ हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। देयर सीक्रेट, सीक्रेट्स का मतलब रहस्य, उनके रहस्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है। देयर डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का मतलब अविश्वास, डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? अविश्वास ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर उनका अविश्वास, एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना होना, इन चीज़ों के लिए क्या हुआ है बेटा? यहाँ पर शेडो वर्ड क्या हुआ है बेटा? यूज हुआ है, रेफर हुआ है। तो मैं इसको बिना देखे भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं बिना देखे। क्या बोलेंगे कि जो शेडो जो टर्म है वो किसके लिए रेफर हुआ है बेटा? द ड्यूलिटी इन द लवर्स पर्सनैलिटी, प्रेमियों के व्यक्तित्व में दोहरापन के लिए यूज हुआ है। देयर फ्लोज, प्रेमी प्रेमिकाओं में जो कमियां होती है उसके लिए यूज हुआ है। देयर सीक्रेट्स, आपस में उनकी जो रहस्यपूर्ण गुप्त बातें होती है उनके लिए यूज हुआ है। और एक दूसरे पे उनका जो अविश्वास होता है, विश्वास की जो कमी होती है उसके लिए क्या हुआ है? ये शेडो टर्म क्या हुआ है बेटा?
यू जो है आप चाहें तो इनको लिख लेना, मैं यही कहूँगा कि आप लिख ही लेना, क्योंकि अपना सिलेबस अपन ने स्टार्ट ही कर दिया है। ये पोएम जो है अपन ने स्टार्ट कर दी है और बेस से पोएम उठा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस शेडो के बारे में आपको कुछ बातें बताई है। ए लेक्चर अपॉन द शेडो पोएम का नाम है। इसका मतलब क्या होगा? परछाई के ऊपर एक लेक्चर, परछाई के ऊपर एक व्याख्यान, परछाई के ऊपर एक भाषण। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि इस पोएम में पोइट कहना क्या चाह रहा है। इस पोएम में पोइट कहना क्या चाह रहा है, तो अब मेरी बातें आप ध्यान से सुनना। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको और हिंदी में भी साथ साथ बताता जाऊँगा। ओके, गॉट इट? रेडी? आर यू रेडी? स्टार्ट करता हूँ बेटा मैं। इन दिस पोएम द पोइट इज एड्रेसिंग हिज बिलव्ड। इस कविता में पोइट जो है वो अपनी बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। शी इज ए सिंबॉलिक ऑफ गॉड। को पोइट की जो प्रेमिका है वो किसका प्रतीक है बेटा? किसका सिंबल है? गॉड, ईश्वर का क्या है? प्रतीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा है? इन दिस पोएम द पोइट इज एड्रेसिंग हिज बिलव्ड, शी इज ए सिंबॉलिक ऑफ गॉड। वो गॉड का क्या है? प्रतीक है। इन दिस पोएम द पोइट इज नरेटिंग हिज ओन लव स्टोरी। इस कविता में पोइट जो अपने जॉन डन है वो अपने खुद की लव स्टोरी क्या कर रहे हैं? नरेट कर रहे हैं। लव स्टोरी का क्या कर रहे हैं? बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। ही विशेज, ही वॉन्ट्स, यहाँ पर अपने जॉन डन जो हैं वॉन्ट्स, वो चाहते हैं। क्या चाहते हैं बेटा? वो मैं आपको बता देता हूँ कि हिज बिलव्ड, कि उनकी जो प्रेमिका है, शुड लव हिम सिंसियरली, वो उन्हें कैसे प्रेम करे? वफादारी पूर्वक क्या करे बेटा? प्रेम करे। मैंने क्या कहा? द पोइट जॉन डन वॉन्ट्स दैट हिज बिलव्ड शुड लव हिम सिंसियरली, कि उनकी प्रेमिका को उन्हें क्या करना चाहिए? ठीक है, वफादारी पूर्वक क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। हर लव फॉर द पोइट, उनकी जो प्रेमिका का जो कवि के प्रति जो प्यार है, शुड नॉट बी फॉल्स, वो प्यार क्या नहीं होना चाहिए बेटा? झूठा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि प्रेमिका प्यार करे तो सिंसियरली करे, वफादारी पूर्वक करे, झूठा प्यार ना करे। ठीक है, हर लव फॉर द पोइट शुड नॉट बी फॉल्स, पोइट के लिए उसका प्यार क्या नहीं होना चाहिए? झूठा नहीं होना चाहिए। हर लव फॉर द पोइट शुड बी लाइवली, कवि के लिए उसका प्यार जो है वो क्या होना चाहिए बेटा? लाइवली होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। LIVELY, लाइवली, सजीव होना चाहिए। मैंने क्या कहा? हर लव फॉर द पोइट शुड बी लाइवली, कवि के लिए उसकी प्रेमिका का प्यार सजीव होना चाहिए। एंड नॉट गो टूवर्ड्स द ईस्ट, एंड नॉट गो टूवर्ड्स द वेस्ट एज द सन सेट्स, और उसकी प्रेमिका का प्यार जो है ना वो सूर्य के समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य क्या होता है बेटा? गोज टूवर्ड्स द वेस्ट, पश्चिम दिशा में चला जाता है, एंड सेट्स, और क्या हो जाता है बेटा? अस्त हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि सूर्य जो होता है ना उसकी चमक क्या होती है बेटा? मोमेंट्री होती है, क्षणिक होती है। तो कवि यहाँ पर चाहता है साहब कि मेरी प्रेमिका का प्यार मेरे प्रति क्या नहीं होना चाहिए? मोमेंट्री नहीं होना चाहिए, एवर लास्टिंग होना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये सूर्य वाला एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स हर लव फॉर द पोइट, हर लव फॉर द पोइट शुड नॉट बी डिक्रीज्ड, शुड नॉट बी डिक्रीज्ड, कम नहीं होना चाहिए विद द पासेज ऑफ टाइम। किसके साथ बेटा? समय के गुजरने के साथ प्रेमिका का जो प्यार है वो पोइट के लिए क्या नहीं होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा? मैं एक बार फिर से ये लाइन जो है ना अपनी फिर से रिपीट कर देता हूँ। हर लव फॉर द पोइट शुड बी लाइवली एंड नॉट गो टूवर्ड्स द वेस्ट एज द सन सेट्स। इट मीन्स हर लव फॉर द पोइट, हर लव फॉर द पोइट, मैंने क्या कहा बेटा? हर लव
फॉर द पोइट, उसका कवि के प्रति जो प्यार है बेटा, वो प्यार जो है ना शुड नॉट डिक्रीज, वो क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए विद द पासेज ऑफ टाइम। किसके साथ बेटा, ठीक है, समय के गुजरने के साथ प्यार क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट, ठीक है, ट्रू लव इज इमोर्टल, सच्चा प्यार क्या होता है, इमोर्टल होता है, अमर होता है। इट इज़ बियॉन्ड टाइम, ठीक है, लोकेशन एंड सर्कमस्टांसेज। सच्चा जो प्यार होता है ना वो किससे काफ़ी दूर होता है बेटा, किससे रहित होता है, किससे काफ़ी दूर होता है, टाइम से। सच्चे प्यार में टाइम के लिए कोई जगह नहीं होती है, टाइम अनगिनत होना चाहिए। ऐसे लोकेशन, कोई भी स्थिति, कोई भी जगह हो, प्यार कहीं पे भी हो सकता है, ये बताना चाह रहा है पॉइंट, ठीक है। सर्कमस्टांसेज, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, ठीक है, उनका लव के ऊपर क्या नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मीन्स ट्रू लव इज बियॉन्ड टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टांसेज। इट नाइदर डिमिनेसेज, ना तो ये प्यार, ठीक है, फीका होता है, नोर एंड्स, और ना ही ये प्यार क्या होता है बेटा, कभी एंड होता है। तो आई होप आपको मैंने जो इस पोइम का, ठीक है, थीम बताया, सेंट्रल आइडिया बताया, आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा देखो, आपको मैंने थीम बताया, ठीक है, इस थीम को मैं क्या कर देता हूँ, एक बार बोर्ड पे थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोर्ड पे जो मैंने अभी बातें बोली है वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, ये आप ज़रूर लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। और इन बातों को भी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, थोड़ा सा आपके सामने लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है बेटा, देखते जाएं आप। ए लेक्चर अपॉन द शेडो, a lecture upon the shadow is a poem composed by John Donne. He is a well-known composer of metaphysical poems. In this poem he is addressing his beloved. She is a symbolic of God. The poet is narrating his own love story in this poem. He wishes that she should love him sincerely. Her love for the poet should not be false, झूठा नहीं होना चाहिए। Her love for the poet should be lively and not goes towards the sun. इस लाइन का मीन्स लिख रहा हूँ, गोज टूवर्ड द सन, सॉरी गोज टूवर्ड्स द ईस्ट, सॉरी वेस्ट, एज द सन सेट्स। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो वेस्ट वाली लाइन लिखी है
It means that her love should not decrease with the passage of time. True love इज इमोर्टल। सच्चा प्यार क्या होता है बेटा? नश्वर होता है, अमर होता है, नश्वर क्या? इट नाइदर डिमिनिशेज, ना तो ये धुंधला पड़ता है, नॉर एंड्स, ना ही ये समाप्त होता है। ट्रू लव के बारे में एक लाइन और बताता हूँ मैं आपको। ट्रू लव इज बियॉन्ड टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेस। ये मैंने यहाँ पर इस पोइम का पूरी का क्या बता दिया है, आपको निचोड़ बता दिया कि इस पोइम में क्या होने वाला है। अभी मैंने कोई स्टेंजा नहीं बताया है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा ये आपके सामने मैंने कुछ लिखा है, इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, एक नई कॉपी आप डाल लें, ठीक है। ये मैंने अपनी पोइम स्टार्ट कर दी और यहाँ तक आपको मेरे को पता है, डेफिनेटली पता आपको समझ में आया है। आगे की क्लास के लिए आप वेट करें, ठीक है। घर पे रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, हैव ए लॉट ऑफ फन बेटा।